नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर सेकंड की टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग पेपर का ये 8वां लेसन हम आज पढ़ेंगे। 8वां लेक्चर हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स यानी कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण। इसका सीधा सीधा सा अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ ये होता है कि कर का उद्ग्रहण का मतलब होता है कि टैक्स इंपोज करना, लेवी यानी टैक्स को लगाना, और संग्रहण का मतलब होता है टैक्स को इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना। तो पहले तो टैक्स किस पर लगाया जाएगा और फिर उसको वो कलेक्शन कौन करेगा और सरकार के खाते में जमा कराएगा। तो ये जो कार्य होता है उसको हम लेवी एंड कलेक्शन कहते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि कर किस पर लगेगा, उस कर को सरकारी खजाने में जमा कराने का उत्तरदायित्व किसका होगा। डेफिनेटली जिसके ऊपर कर इंपोज होगा यानी लेवी होगा वही सरकार के खाते में टैक्स को जमा करवाएगा, ये उसी की उत्तरदायित्व होगा। अब यहां पर सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर का दायित्व उत्पन्न कब होता है, किस व्यक्ति पर उत्पन्न होगा। ये तो अपन आगे देखेंगे ही कि उस कर का उत्तरदायित्व किस पर उत्पन्न होगा और फिर सरकार के खजाने में कौन जमा कराता है, ये तो हम आगे देखेंगे ही इस के टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कर जो है उसका दायित्व उत्पन्न कब हो जाता है। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उससे पहले जो कर का दायित्व उत्पन्न होने में और अब के कर के दायित्व उत्पन्न होने में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले कर का जो प्रश्न जो पैदा होता था और अब के जो कर के भुगतान का दायित्व उत्पन्न होना है उसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको भी अपन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जीएसटी के अंतर्गत चूंकि एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसका दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि कोई कर योग्य घटना घटित होती है। कर योग्य घटना घटित होती है तो कर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। यदि कर योग्य घटना घटित नहीं होती है तो कर के दायित्व का उत्पन्न नहीं होगा और न कोई कर कलेक्ट किया जाएगा और न जमा होगा सरकार के खाते में। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर कर की घटना होती क्या है, किसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। जीएसटी लागू करने से पहले कर का दायित्व कब उत्पन्न होता था, यानी कर योग्य घटना कब घटित होती थी? जब या तो माल का निर्माण किया जाता था, एक्साइज ड्यूटी उत्पन्न होती थी। माल का जब विक्रय किया जाता था तो सीएसटी या वैट उत्पन्न होता था, और सेवाओं को जब प्रदान किया जाता था या सेवाओं की प्रोविजनिंग या व्यवस्था की जाती थी तो सेवा कर उत्पन्न होता था। मुख्य रूप से यही कर उस वक्त होते थे, यानी एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट की वैट और सर्विस टैक्स। मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के ऐसे कर होते थे। तो चूंकि सेल्स टैक्स तो सेल्स उत्पन्न होने पर होता था, एक्साइज ड्यूटी एक्साइज यानी निर्माण उत्पन्न करने पर होता था, निर्माण करने पर, और सर्विस टैक्स सर्विस प्रोविजन करने पर होता था। ये 3 स्थितियों में अलग अलग घटनाएं घटित होती थी क्योंकि टैक्स भी अलग अलग होते थे। जीएसटी के बाद में चूंकि इन सबको जीएसटी के अंतर्गत ही मर्ज कर दिया गया और अब उत्पादन पर अलग कर नहीं लगता या बिक्री पर अलग कर नहीं लगता, इसलिए एक ही टैक्सेबल इवेंट होती है और वो होती है सप्लाई यानी आपूर्ति। अब वो चाहे सप्लाई कारखाने से होलसेलर को हो, चाहे होलसेलर से रिटेलर को हो, चाहे रिटेलर से डीलर को हो, चाहे सर्विस की आपूर्ति हो, चाहे माल की आपूर्ति हो, सबका एक ही नाम दिया गया, सप्लाई। हम ये जानते हैं कि पहले जब जीएसटी की गणना होती थी तो हम
शब्द यूज करते थे टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, कितनी सकल बिक्री उसकी होती है उसके मूल्य के आधार पर वैल्यू कैलकुलेट करते थे, उस पर टैक्स लगाते थे। लेकिन अब शब्द टर्नओवर न होकर के सप्लाई हो गया, चाहे वो कारखाने से होलसेलर को बिकता है, होलसेलर से रिटेलर को बिकता है, रिटेलर से कंज्यूमर को बिकता है, या सर्विस की बिक्री होती है या माल की होती है, सभी प्रकार की जो बिक्री होती है उनका एक ही नाम किया और उसका नाम हो गया आपूर्ति यानी सप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जीएसटी कानून के अंतर्गत कर योग्य घटना क्या होती है? कर योग्य घटना होती है आपूर्ति। और आपूर्ति किसकी? माल या सेवा दोनों की हो सकती है, माल की भी हो सकती है, सेवा की भी हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपूर्ति एक कर योग्य घटना है और जब आपूर्ति होते ही कर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो कर की लेवी किस पर कर लगाया जाता है और फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर उत्पन्न होता है, कौन सरकार के खजाने में जमा कराता है, इसके बारे में हमें यह समझने की जरूरत है कि चूंकि मुख्य रूप से दो प्रकार के जो हमारे जीएसटी के भागों में बांटा गया है, एक सीजीएसटी होता है और एक आईजीएसटी होता है, मेजर रूप से अपन कह सकते हैं। वैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीन मुख्य रूप से भाग डिवाइड किए होते हैं। लेकिन चूंकि सीजीएसटी और आईजीएसटी के सारे नियम कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फिर भी एक बेसिक फर्क अपने को पहले भी अपन देख चुके हैं कि सीजीएसटी जो होता है वो विद इन स्टेट यानी राज्य के भीतर की गई आपूर्ति पर लगता है और आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपूर्ति करने पर लगता है। हमारा यहाँ पर जो लेवी एंड कलेक्शन जो आपकी इस टॉपिक के अंतर्गत है वो है सीजीएसटी, क्योंकि अपन जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम सीजीएसटी के अंतर्गत जो लेवी एंड कलेक्शन है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि लेवी एंड कलेक्शन के बारे में जो सीजीएसटी कानून की धारा 9(1) से 9(5) तक जो प्रावधान दिए गए हैं वो लेवी एंड कलेक्शन के हैं, यानी कर को लगाना और वसूल करने के बारे में। आईजीएसटी के बारे में अंतर्राज्यीय जब आपूर्ति होती है तो उसके लिए आईजीएसटी एक्ट है, तो उस आईजीएसटी एक्ट की धारा 5(1) से 5(5) तक यही सेम लगभग प्रोविजन है जो कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति के बारे में नहीं है। आईजीएसटी एक्ट की धारा 5(1) से 5(5) तक दिए गए। हमारा यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत केवल सीजीएसटी के अंतर्गत आने वाले लेवी एंड कलेक्शन के बारे में, यानी जब स्टेट के भीतर आपूर्ति होती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रावधान हैं सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है किसके लिए? लेवी एंड कलेक्शन के लिए। तो ये प्रावधान हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि अभी देखा आपने कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 9(1) से लेकर 9(5) तक, यानी धारा 9 उपधारा 1 से लेकर उपधारा 5 तक ये प्रावधान दिए गए हैं जो कि लेवी एंड कलेक्शन के बारे में। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं धारा 9(1) यानी केंद्रीय माल एवं सेवा कर की धारा 9(1) में किस तरीके से कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाता है। इसके जो हैं वो सब पॉइंट्स हैं, जैसे 6 सब पॉइंट्स लगभग आपको बताए गए हैं, 6 भी हो सकते हैं, इनके 7 भी कर सकते हो आप। और ये सब सीधे सीधे एक आपूर्ति करने वाले के लिए है, यानी जो व्यक्ति सप्लाई करता है। डेफिनेटली हम सप्लाई को इस रूप में लेते हैं जो माल को बेचता है, लेकिन यहाँ चूंकि बेचने शब्द की बजाय आपूर्ति शब्द ले लिया इसलिए, लेकिन उसका अर्थ ये निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति बिक्री करता है यानी माल को बेचता है या सेवा बेचता है तो वो कर का भुगतान करेगा। एक बात डेफिनेट है कि आप ये ध्यान रखें कि जीएसटी का पेमेंट कौन व्यक्ति करता है? जो कि पंजीकृत व्यक्ति होता है वही जीएसटी का भुगतान करता है, क्योंकि जब जीएसटी में पंजीयन नहीं है तो जीएसटी का भुगतान होता ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला ये इसके अंतर्गत धारा 9(1) के अंतर्गत सबसे पहला सब पॉइंट ये है कि इस धारा के अंतर्गत जो भी कर होगा उस कर को हम केंद्रीय माल एवं सेवा कर कहेंगे। चूंकि ये धारा ही सीजीएसटी के बारे में है तो इस धारा के अंतर्गत जो भी कर होगा उस वो केंद्रीय माल एवं सेवा कर होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि ये जो
कर होता है वो मानवीय उपभोग की शराब को छोड़कर बाकी समस्त माल एवं सेवा पर देय होता है। जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो लीकर होता है यानी शराब होती है, इस शराब के ऊपर जीएसटी के अंतर्गत और इस धारा के अंतर्गत कर देय नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर कर लगता ही नहीं है, क्योंकि शराब के ऊपर जो कर लगता है वो राज्यों का मामला होता है और राज्यों में भी उसको जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि उसके ऊपर एक्साइज, स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट इसके ऊपर देय होते हैं और उसको हम राज्यों की आय के लिए छोड़ दिया गया है, यानी उसको जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात की हुई कि जो केंद्रीय बिक्री कर, जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर होगा वो मानवीय उपभोग की शराब को छोड़कर बाकी सभी माल और सेवाओं के ऊपर लगेगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये राज्य के भीतर की गई आपूर्ति पर ही देय होता है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर राज्य के भीतर की गई जो आपूर्ति है उसी पर देय होता है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर नहीं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो कर होता है ये कर की गणना किस आधार पर की जाती है। इस कर की गणना जो है वो इस कानून की धारा 15 के अनुसार, यानी सीजीएसटी एक्ट की धारा 15 के अनुसार एक ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसको हम व्यवहार मूल्य कहते हैं। वो व्यवहार मूल्य जो होता है उसकी गणना की जाती है और उसके ऊपर ही जो होता है वो निर्धारित दरों से कर लगाया जाता है। तो नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक किसी मूल्य पर लगेगा। भाई पहली बात तो ये है कि ये कर केंद्रीय माल एवं सेवा कर कहलाएगा। दूसरी बात अपन ने देखी कि ये किस पर लगाया जाता है, ये सारे माल और सेवा पर लगाया जाता है, केवल मानवीय उपभोग की शराब को छोड़कर। तीसरी बात ये राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगाया जाता है। चौथी बात ये किस वैल्यू पर लगता है, ये धारा 15 के अनुसार ज्ञात की गई व्यवहार मूल्य पर लगता है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है। और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्ञात करने के लिए धारा 15 में बहुत सारे प्रोविजन हैं, जैसे मूल्यवान प्रतिफल के बदले होगा, किसी रिलेटेड व्यक्ति को नहीं हो, तो और मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो, संबंधित व्यक्ति को नहीं हो, उस आधार पर जो मूल्य आता है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं, लेकिन यहाँ आपको केवल ये समझना है कि वो धारा 15 की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकलता है। नेक्स्ट बात ये है कि जब अपने वैल्यू देखी, इस वैल्यू के ऊपर भी अपन ये देखते हैं कि फिर रेट कौन सी लगेगी टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये रेट जो होती है, इसकी जो दर है कर की, वो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। ठीक है, यानी जीएसटी परिषद की सिफारिश पर ये निर्धारित होती है और सरकार इसको अधिसूचित करती है। ये दर अधिकतम 20% हो सकती है, ये अधिकतम 20% हो सकती है, जिसका मतलब ये निकलता है कि इस एक्ट के अंतर्गत तो वो 20% होगी, तो एसजीएसटी एक्ट में भी 20 होगी, तो मैक्सिमम रेट जो होती है वो 40% हो सकती है जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर। इससे ज़्यादा तो वो 40% तो टोटल होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि राज्य के भीतर की जो आपूर्ति होती है उस पर जितना सीजीएसटी लगता है उतना ही एसजीएसटी लगता है। तो अपन ये कह सकते हैं, कहता है कि 20% अधिकतम दर हो सकती है। तो यद्यपि प्रेजेंट जो है वो 14% जो है वो दर है, वो अधिकतम दर अधिसूचित की हुई है, लेकिन चूंकि उसको राइट है जीएसटी काउंसिल के ऊपर सिफारिश पर, वो 40% तक का है। तो ये अपने को कर की दर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कर का संग्रह जो होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा, यानी सरकार एक अथॉरिटी होती है, वही तो टैक्स कलेक्ट करती है, और अथॉरिटी कोई न कोई प्रोसीजर बनाया हुआ है सरकार के द्वारा टैक्स को कलेक्ट करके जमा कराने का, तो उस निर्धारित विधि से कलेक्ट किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एट सोर्स भी टैक्स काटा जाता है, तो एट सोर्स टैक्स काटना है जिसको टीडीएस कहते हैं, और एट सोर्स उसको कलेक्शन भी कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो वो टीडीएस और टीसीएस ये दो वर्ड होते हैं, तो एट सोर्स काटना और एट सोर्स कलेक्ट करना, तो ये दोनों जो है वो उसके अंदर के सरकार द्वारा ये भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अदरवाइज तो क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट जो होता है वो उस जैसे उसके अंदर सम्मिलित होता है और वो सरकार के खजाने में सीधा जमा करा जाते हैं। और टीडीएस वाले में जैसे जो भुगतान करता है यानी खरीदने वाला होता है वो एट सोर्स काट करके सरकार के जमा, वो टीडीएस हो जाता है।
तो ये टीडीएस, टीसीएस और जो है वो उसका प्रोविज़न एक सरकार कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 8% वो है, लेकिन उसके पास में एक है, वो उसमें इस प्रोविज़न को जोड़ सकती है। तो वो क्या प्रक्रिया होगी, वो अथॉरिटी निर्धारित कर सकती है कि भाई कहाँ किस स्तर पर इस टैक्स का जमा किया जाएगा सरकार के खजाने में। और इसके बाद में इस 9(1) धारा के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक टैक्सेबल पर्सन जो होता है, कर योग्य व्यक्ति होता है, वही जीएसटी को कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा करा सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। यानी एक कोई अपंजीकृत व्यक्ति होता है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। जीएसटी कलेक्शन करने का पावर केवल रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही होता है, जो पंजीकृत व्यक्ति होता है, जिसकी को टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, यानी कर योग्य व्यक्ति कहते हैं। और इस प्रकार का जो पंजीयन होता है, यानी जो पंजीकृत व्यक्ति होता है, वो धारा 22 या 24 के अंतर्गत वो पंजीकृत होता है। कई बार जैसे अनिवार्य पंजीयन है या ऐच्छिक पंजीयन है, अलग अलग प्रकार, तो जैसे भी पंजीयन किया हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको एक जीएसटी नंबर जारी किया हुआ होता है, केवल वही व्यक्ति जो है उसी को हम टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, कर योग्य व्यक्ति कहते हैं, और उसी को ये अधिकार है कि वो कर को जीएसटी को कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कराता है। तो ये हमने देखे धारा 9(1) के जो सब पॉइंट्स हैं, प्रावधान हैं। इस धारा 9(1) के अंतर्गत क्लियर बात हुई कि एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता है एक निर्धारित दर से, किसी धारा 15 के अनुसार ज्ञात किए गए जो मूल्य है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, और एक निर्धारित दर से जो अधिसूचित दर होती है, उस दर पर टैक्स को वो वसूल करता है और सरकार के खजाने में जमा कराता है। तो ये धारा 9(1) का प्रावधान हुए। और ये बात भी आ गई कि ये चूंकि केंद्रीय बिक्री कर होता है और ये जो है राज्य के भीतर की गई आपूर्ति पर ही देय होता है। दूसरा केंद्रीय माल एवं सेवा कर कानून की धारा 9(2) के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों पर कर उद्ग्रहण में संग्रहण। ये धारा 9(2) क्या कहती है कि जो कच्चा तेल है, जैसे कच्चा तेल है, पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, इसके अलावा जो वैमानिक ईंधन होता है वो है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके उत्पादन और इनके बिक्री करने पर जो कर होगा वो कर देय नहीं होगा। यद्यपि इन कर लगाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इनके ऊपर कोई भी कर देय नहीं है। यद्यपि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर ये सरकार इनको कभी भी अधिसूचित कर सकती है कि भी वो इस दर पर उनको कर लगेगा, लेकिन वर्तमान में इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कर जो है वो ये जीएसटी का पेमेंट नहीं होता है, और ये कभी भी अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है। तो फिर आपका प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, इन पर लगता क्या है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पेट्रोलियम पदार्थ ऐसे हैं जिनके ऊपर वास्तव में जीएसटी नहीं लगता, बल्कि इनके ऊपर क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी और वैट का भुगतान इनके ऊपर किया जाता है। इनके उत्पाद शुल्क और वैट इन पर अभी भी लगता है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, लेकिन जीएसटी का अभी अधिसूचित इनको नहीं किया गया है, यानी जीएसटी से इनको बाहर किया गया है। तो ये धारा 9(2) को भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कर किन चीज़ों पर नहीं लगाना है अभी वर्तमान में। इसके बाद में तीसरा अपना महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सीजीएसटी एक्ट की धारा 9(3). 9(3) जो धारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9(4) भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9(3) धारा जो होती है वो हमें ये बताती है कि ये जो कुछ सरकार के द्वारा अधिसूचित कुछ माल और सेवाएं हैं, जो नोटिफाइड जो माल और सेवाएं होती हैं, इन अधिसूचित मालों और वस्तुओं को जो आपूर्ति जब की जाती है तो आपूर्ति करने वाला टैक्स का भुगतान नहीं करता सरकार के खजाने में, बल्कि आपूर्ति लेने वाला करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, ध्यान रखें आप। यहाँ पर उल्टा काम होता है, यानी ऊपर 9(1) में अपन ने ये देखा था कि आपूर्ति करने वाला टैक्स का भुगतान सरकार के खजाने में करता है कलेक्ट करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपूर्ति लेने वाला करता है। तो इस उल्टे काम को अपन कहते हैं रिवर्स चार्ज, यानी विपरीत प्रभार। तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत कुल मिलाकर के क्या होता है कि जो व्यक्ति माल या सेवा की आपूर्ति करता है वह कर का भुगतान नहीं करता, बल्कि आपूर्ति लेने वाला सरकार के खजाने में जमा कराता है।
तो इस प्रकार की अधिसूचित वस्तुओं में एक तो माल है और एक सेवा है। मोटे मोटे तौर पर इस प्रकार के जो माल होते हैं इसके अंदर जैसे आया कि भाई जैसे जो है वो जैसे तेंदुपत्ता है ना, और इसके अलावा जो है जैसे सिल्क धागा है, तंबाकू के पत्ते हैं, काजू है, और इसके अलावा लाटरी, कपास आदि ऐसे माल हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति आपूर्ति कर रहा होता है तो उसको टैक्स नहीं जमा कराना होता, बल्कि आपूर्ति लेने वाला टैक्स जमा कराता है। एक बात तो इसीलिए इसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। दूसरी बात है सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति। कुछ ऐसी अधिसूचित सेवाएं हैं जो अगर व्यक्ति ये सेवाएं दे रहे हैं तो इनकी सेवाओं को देने वाला व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता, बल्कि वो जिन संस्थाओं को ये सेवाएं दे रहे हैं वे संस्थाएं कर का भुगतान करती हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की सेवाओं में आता है कि जैसे माल के परिवहन करने वाली एजेंसी, एडवोकेट, ट्रिब्यूनल, सरकार, कंपनी संचालक, बीमा एजेंट, वसूली एजेंट, लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार, ये इस प्रकार की इन व्यक्तियों से, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों से अगर कोई सेवाएं लेता है, जैसे मान लीजिए बीमा एजेंट का नाम ले तो बीमा एजेंट की सेवा कौन लेता है? बीमा एजेंट की सेवा LIC लेती है, जीवन बीमा निगम लेता है। तो फिर उसके ऊपर जो है वो ऐसी सेवा लेने वाला व्यक्ति भुगतान करेगा, नहीं कि एजेंट GST का। तो इस तरीके से ये सेवाएं अपने बताई हैं। इन सेवाओं का जो उपयोग करता है वो उपयोग करने वाला व्यक्ति जो होता है वही जो है वो सरकार के खजाने में रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स जमा कराता है। इसके बाद में ये 3 पॉइंट हमारे आ गए। पहले में अपने दिखा कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति जो आपूर्ति करता है वो आपूर्ति करने वाला व्यक्ति करता है। दूसरे पॉइंट में अपने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। तीसरी बात अपने देखी कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कुछ अधिसूचित माल और वस्तुओं की आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति करता है। चौथा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरे और चौथे में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। चौथा एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट क्या कहता है 9(4), ये कहता है कि अच्छा जैसे ऊपर वाला अपन ने कहा कि उसके अंतर्गत आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति भुगतान करता है, अपन ने एक कंडीशन दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड होता है वही व्यक्ति जो है वो GST को कलेक्ट करके भुगतान कर सकता है। तो ये एक इम्प्लाइड बात होती है कि 9(3) के अंतर्गत ये अनिवार्य है कि वो व्यक्ति रजिस्टर्ड ही होगा, क्योंकि जो अगर नहीं होगा तो रिवर्स चार्ज वाली बात उत्पन्न ही नहीं होती। तो एक पंजीकृत व्यक्ति होता है, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वही इसका कर का भुगतान करती हैं। तो अब 9(4) के अंतर्गत क्या किया गया? 9(4) के अंतर्गत ये कहता है कि यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति से अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवा का उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में भी वही बात है कि आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति होता है वही कर का भुगतान करेगा, यानी वो भी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भुगतान होता है और 9(3) में भी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भुगतान होता है। फर्क ये होता है कि 9(4) के अंतर्गत जो होता है वो पहले कभी ये नियम था कि भी कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तब हो जाएगा ऐसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो संशोधन है उसके बाद में ये कर दिया गया है कि जो आपूर्ति लेने वाला जो व्यक्ति होगा वो पंजीकृत व्यक्ति तो होगा, लेकिन वो भी एक तरह से अधिसूचित पंजीकृत व्यक्ति होगा, जिसको हम प्रोमोटर नाम दिया गया है, प्रवर्तक नाम दिया गया है, यानी उसकी एक कैटेगरी ऐसी डिवाइड कर दी गई। इसका एक कारण है, पहले तो सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए खोला हुआ था कि सभी प्रकार की वस्तुएं अगर कोई एक पंजीकृत व्यक्ति है पंजीकृत से लेता है तो उस GST की चैन को आगे चलाने के लिए उसको GST जमा कराना पड़ता था अपने पास से और सरकार के खजाने में जमा कराना पड़ता था। लेकिन अभी जो प्रोविजन है वो है कि वो कुछ निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की गई हैं। वो कुछ निर्दिष्ट जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, माल या सेवा है, जिसके ऊपर ही विपरीत प्रभार के अंतर्गत जो पंजीकृत जो अधिसूचित आपूर्ति लेने वाला या आपूर्ति प्रापक व्यक्ति होता है वह इसका टैक्स का भुगतान रिवर्स चार्ज के अंतर्गत करता है, यानी विपरीत प्रभार के अंतर्गत करता है। तो फर्क तीसरे और चौथे में क्या हुआ? तीसरे में तो था अधिसूचित, यानी वो तो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उस प्रकार की जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज को लेने वाला व्यक्ति होता है वो कर का भुगतान करता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है
कि अपंजीकृत से पंजीकृत को जो भुगतान किया जाता है, जो आपूर्ति की जाती है, और ऐसी आपूर्ति निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की होती है, और जो व्यक्ति होता है, जो पंजीकृत व्यक्ति होता है, वो भी अधिसूचित यानी नोटिफाइड होता है, या हम कह सकते हैं ये बिल्कुल उसको जो है वो प्रोमोटर, नाम उसका प्रोमोटर दिया गया है, यानी वो एक निश्चित सरकार ने व्यक्त कर दिया कि ये व्यक्ति यदि इन निर्दिष्ट वस्तुओं को लेंगे तो उनको वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसके संबंध में बहुत से परिवर्तन किए गए, कई बार बीच में 2017 जुलाई से जब से ये अधिनियम लागू किया गया उसके बाद में कई बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, और विपरीत प्रभार के अंतर्गत जो है वो कर भुगतान के दायित्व से उनको छूट भी दी गई। लेकिन वर्तमान में इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके 9(3) और 9(4) में ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, और अभी 9(4) के अंतर्गत जो है वो क्लियर बता दिया गया कि वो निर्दिष्ट वस्तुएं या सेवाएं होंगी, और जो व्यक्ति लेगा वो अधिसूचित व्यक्ति होगा, और वो अपंजीकृत व्यक्ति से उस माल या सेवा को अगर प्राप्त करता है तो फिर उसको विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर जमा कराना पड़ेगा। और लास्ट है 9(5). 9(5) एक्चुअल में क्या, ये ऊपर तो अपन ने क्या किया कि भाई माल और वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति, देना लेना, ये हो गई बात। यहाँ पर ये कहता है, धारा 9(5) कहती है कि कुछ इस प्रकार की सर्विसेज होते हैं, कुछ इस प्रकार की सेवाएं होती हैं, जो सेवाएं वास्तव में डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दी जाती हैं। तो ऐसी डिजिटल फॉर्म पर दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को देने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वही कर का भुगतान करने के लिए दायी होता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि कोई सेवा किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जाती है तो ऐसी सेवा देने वाला व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो ही कर भुगतान के लिए दायी होगा, वही व्यक्ति सरकार के खजाने में कर को जमा कराएगा। तो ये धारा 9(5) एक तरह से इको व्यक्ति के लिए नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर व्यक्तियों के लिए है, जो कि किसी डिजिटल नेटवर्क पर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो ये जैसे कैब वगैरह की सेवा होती है, वो जैसे कैब सुविधा, जैसे मान लो ओला है, उबेर है, ये कैब है। इसी तरीके से हो सकता है कि किसी वाणिज्यिक किसी प्रतिष्ठान के लिए कोई स्थान उपलब्ध करवाना है, कोई जगह उपलब्ध कराने की सेवा है, तो वो सेवा भी इसके अंतर्गत आ सकती है। या सरकार द्वारा समय समय पर ये इस तरीके की सेवाओं को अधिसूचित किया जा सकता है कि ऐसी सेवाएं देने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, और इस तरीके की जो सेवा, निश्चित रूप से अपन ने जो ये 5 पॉइंट ऊपर लिए हैं, ये सभी प्रकार की आपूर्तियां राज्य के भीतर होती हैं। ये हम हर पॉइंट में लिखें या न लिखें, हमारी चूंकि हमारा प्राइमरी कंसेप्ट यही था कि CGST राज्य के भीतर आपूर्ति, माल या सेवा की आपूर्ति पर लगता है, इसलिए हम हर बिंदु में इस बात को लिख भी दें तो भी ठीक है। अदरवाइज हम शुरू में भी इस बात को बता सकते हैं कि ये राज्य के भीतर जो कुछ सेवाएं जो अधिसूचित की गई हैं इस धारा के अंतर्गत, तो ऐसी सेवाएं देने वाला यदि कोई डिजिटल नेटवर्क या प्लेटफॉर्म से कोई सेवा देता है तो उस व्यक्ति का ही ये जिम्मेदारी है कि वो टैक्स को जमा कराएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये कर लगाने के बारे में, कर को वसूल करके सरकार के खजाने में जमा कराने के बारे में हमने ये सारे पॉइंट इसके बारे में देखे, और ये बहुत से आराम से आप इसको समझना, उस धाराओं के अंतर्गत 9(1) से 9(5) है इसकी धाराएं हैं, इनमें आपको है वो पूरे इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। कर योग्य घटना घटित होती है, आपूर्ति होती है, कर योग्य घटना होती है। जब घटना घटित होगी तभी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जब किसी, जैसे पहले बेचते थे तभी टैक्स लगता था, अब जब आपूर्ति करेंगे तभी टैक्स लगेगा। तो ये जो आपूर्ति पर टैक्स लगने की यहाँ पर अपन ने देख लिया कि भाई किस चीज़ें पर टैक्स है वो नहीं लगता है, किन पर लगता है। आपूर्ति करने वाला भी देता है, आपूर्ति लेने वाला भी देता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी देता है। तो इस तरीके से ये जो है वो लेवी एंड कलेक्शन को आप डिवाइड करेंगे और इसके सार रूप से इस बात को आप समझ जाएंगे। फिर मैं आपको कंसेप्ट कह देता हूं कि ये जो 9(1) से 9(5) हैं वो CGST एक्ट के अंतर्गत हैं, आप इसको मिक्सअप मत कर देना। लेवी एंड कलेक्शन IGST का भी होता है, जो कि धारा 5(1) से 5(5) के अंतर्गत होता है। ये जो धारा 9(1) से 9(5) है वो CGST एक्ट के अंतर्गत है। चूंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो CGST एक्ट के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए हमें 9(1) और 9(5) तक का ही अपने को डिस्क्रिप्शन देना है। एक बात आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, आपको इस वीडियो के नीचे मैंने पहले भी बताया था
कि आपको इस वीडियो के नीचे एक PDF लिंक मिलेगा। इस PDF लिंक में जो कुछ आपका ये लेक्चर है उसकी PDF फॉर्म में मेरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप उनको पढ़ना चाहें तो आप या और उसको प्रिंट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए आपको वो इजी रहेंगे, तो उस वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।